हेलो। 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 देखिए, आपका सीआरपीसी चल रहा था भाई, और सीआरपीसी में आपका ये 365 तक पढ़ाया गया था, लेकिन एक सेक्शन आपका फिर से पढ़ाया जा रहा है, और वह सेक्शन है आपका 362। यानी कि एक सेक्शन आपका फिर से पढ़ाया जा रहा है। कई लोग कहे कि फिर से इसको पढ़ा दिया जाए, कम समझ में आया है। तो आपका 362, यानी कि 362 वर्तमान समय में यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि वर्तमान समय में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है। फिर एक बार 10 मिनट इसको बताया जाए, और तब आपका अगला अध्याय उठाना है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, यानी कि सीआरपीसी के तहत किसका प्रावधान नहीं है। उसमें आपका ऑप्शन देता है अपील का, इसके बाद रिवीजन या पुनरीक्षण का, इसके बाद पुनर्विलोकन, और इसके बाद दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा रिव्यू, यानी कि पुनर्विलोकन या पुनर्विचार, या उर्दू में हम कहते हैं नज़रसानी। नज़रसानी का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। कल बताया गया था कि नज़रसानी का मतलब क्या हुआ। नज़रसानी या पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि जिस न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या आदेश पारित किया है, वह न्यायालय उस निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। यानी कि उस निर्णय या आदेश में अब वह न तो कोई परिवर्तन कर सकता है, और न ही कोई संशोधन कर सकता है, न ही कोई सुधार कर सकता है। और इस बात को स्पष्ट रूप से किस सेक्शन में बताया गया है, तो 362। बेयर एक्ट अभी तोड़ेंगे हम। इसको हम कोरिलेट किए थे, और कोरिलेट आपका 3 जगह से करना है। एक सिविल मामलों में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में, और तीसरा सीआरपीसी में। देखिए, आपका पहले संविधान बताया जाए, फिर एक बार अनुच्छेद 137 पढ़ना है, फिर अनुच्छेद 142 पढ़ना है, और फिर इसके बाद अस, अशोक हुर्रा का केस पढ़ना है। अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा। अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा, ये केस पढ़ना है। फिर एक बार देखा जाए, सबसे पहले अनुच्छेद 137 क्या बताता है, ये हम देखें। जहां तक संविधान के आर्टिकल 137 की बात है, अनुच्छेद 137 ये स्पष्ट बताता है कि उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, उच्चतम न्यायालय को संविधान पावर देता है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, ये पहली बार निर्णय था, और पुनर्विचार का मतलब ये हुआ कि इस निर्णय पर पुनः विचार किया दूसरी बार, और चौथी बार निर्णय सुनाया दूसरी बार। इसको कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय का क्या किया, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन मतलब कि पुनर्विचार किया, और पुनर्विचार करके सुप्रीम कोर्ट, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, अनुच्छेद 137 के तहत चौथी बार निर्णय सुनाया दूसरी बार। इसके बाद कोई भी कानून में, संविधान में प्रावधान नहीं था कि क्या उच्चतम न्यायालय एक और बार भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए और एक ही मामले में तीसरी बार फैसला सुना सकता है कि नहीं। इस बारे में
हमारा संविधान मौन था, तो इस दशा में एक केस आया, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा, और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर उच्चतम न्यायालय एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए, घोर अन्याय को रोकने के लिए अगर उचित समझे, तो अपने निर्णय पर दूसरी बार भी पुनर्विचार कर सकता है और तीसरी बार इसी मामले में निर्णय सुना सकता है। यानी कि पहली बार निर्णय सुनाया, ठीक है, 137 अनुच्छेद के तहत उसी विषय पर पुनर्विचार करके चौथी बार निर्णय सुनाया, दूसरी बार, और तीसरी बार का प्रावधान ही नहीं था, तो किस केस में कहा कि हम तीसरी बार भी फैसला उस विषय पर सुना सकते हैं फिर से पुनर्विचार करके? तो केस कौन सा है? अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा। और इसी को आपका हाँ, उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि ये कहाँ लिखा गया है या ये पावर कहाँ दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बताया कि ये जो पावर है आर्टिकल 142 के तहत हमारा इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, समाहित शक्ति है, और न्याय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अर्थात न्याय के लिए, घोर अन्याय रोकने के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए, कानूनी भाषा में एब्सोल्यूट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय के लिए मैं अपने ही निर्णय पर फिर से विचार करके और चौथी बार फैसला सुना सकता हूँ, तीसरी बार। यानी कि ये तीसरी बार फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, इसको कल बताया गया था कि लीगल भाषा में एक नाम दिया जाता है, तो एक सामान्य भाषा में नाम देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, यानी कि पुनर्विलोकन किया दूसरी बार में और फिर पुनर्विलोकन के बाद भी एक बार पुनर्विलोकन किया, पुनर्विचार किया, तो पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन आपका तीसरी बार में किया, लेकिन कानूनी भाषा में इसका जो नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन, यानी कि उपचारात्मक याचिका या सुधारात्मक याचिका। कल बताया गया था कि इसी को तमाम आयोग अलग अलग नाम से पूछते हैं, कोई आपका दोषहारी पूछ लेता है याचिका, तो कोई आरोग्यकारी याचिका, तो कोई पूछता है कि रोग को दूर करने वाली याचिका, निरोगकारी याचिका। लेकिन इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देख लीजिएगा, या तो क्या दिया रहेगा, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन इंग्लिश में। अब ये है कि रिफॉर्मेटिव पिटीशन आपका ये जो शक्ति है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो आर्टिकल 142 से, और कौन केवल कर सकता है, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट ना मार दीजिएगा, कौन केवल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है, तो उत्पन्न होती है 142 के तहत, लेकिन जब दायर करेंगे तो 32 के तहत। ये बिहार इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया कि क्रिएट कहाँ से होती है, तो आर्टिकल 142 से, और आपका दायर किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 32 को भी जोड़कर ही पढ़ना है। यानी कि लास्ट लाइन ये आया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन या रिव्यू किया जा सकता है, अर्थात ये पुनः विचार किया जा सकता है। और कितनी बार अब सुप्रीम कोर्ट एक ही विषय पर फैसला सुना सकता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार, पहले 2 बार था। अब आइए सिविल मामला देखा जाए सीपीसी में। जहां तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में हमने बताया था सीपीसी के आदेश 20 का
नियम 3 बताया था, धारा 114 बताई थी और आदेश 47। 3 कम से कम याद रखना है। यहाँ से भी देखिए, आदेश 20 नियम 3 बताता है कि कोई भी सिविल न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पश्चात और उस निर्णय पर साइन करने के पश्चात पुनर्विलोकन करके उस निर्णय में सुधार कर सकता है। यानी कि सिविल मामलों में फैसलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सीपीसी के आदेश 20 के किस नियम से? 3 से। तो सिविल मामलों में आपका अपील का भी प्रावधान है, पुनरीक्षण या रिवीजन का भी प्रावधान है, पुनर्विलोकन का भी है, निर्देश का भी है। चारों हो सकता है। कौन कौन? निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील। लेकिन क्रिमिनल मामलों में एक नहीं हो सकता। कौन सा? पुनर्विलोकन। अगला देखिए, पुनर्विलोकन के बारे में सारवान प्रावधान सीपीसी की धारा 114 में दिया गया है, जबकि पुनर्विलोकन के बारे में प्रोसीजर का उल्लेख कहाँ दिया गया है? आर्डर 47। यानी कि सारवान प्रावधान या पुनर्विलोकन के बारे में जो प्रिंसिपल हैं वह आपका सेक्शन 114 में दिया गया है, जबकि प्रोसीजर आपका आदेश 47। अब आ जाइए क्रिमिनल मामला देखा जाए, और क्रिमिनल मामलों में आपको पढ़ना क्या है? तो एक धारा 362 पढ़नी है, इसी के साथ 482 पढ़ना है। आइए 362 में जो अब शब्दशः तोड़ा जब है, कल आपका थोड़ा बहुत शार्ट जरूर हो गया था। यानी कि थोड़ा बहुत आदमी सोचता है कि हल्का सा तेजी लाए तो तुरंत फोन आने लगते हैं कि सर फिर से बताइए। ये समस्या भाई विद्यमान है। हम भी सोच रहे हैं कि हल्का सा तेजी लाकर आगे बढ़ा जाए, तो कई लोग फोन कर दिए। लेकिन पहले शब्दशः तोड़िए, तब हम और नियम बताएंगे और आज थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को भाई नहीं समझ में आया था। तो उसका अच्छा उपाय है कि उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया जाए। पहले शब्दों को हम अलग अलग करते हैं और तब आपका उसको समझाते हैं। देखिए, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार क्रिमिनल न्यायालय जजमेंट दे दिया या अंतिम आदेश दे दिया, तो उस अंतिम आदेश में या निर्णय में अब वह कोई परिवर्तन या चेंजिंग करने का अधिकार नहीं रखता और अपने द्वारा दिए गए निर्णय को अब उलटने का भी अधिकार नहीं रखता। इसका मतलब ये हुआ हेडिंग का। देखिए एक शब्द, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है। इसका मतलब हुआ कि शुरुआत 362 की अपवाद से होती है। अपवाद क्या है? अगर सीआरपीसी के तहत कहीं ये लिखा गया हो स्पष्ट रूप से कि न्यायालय निर्णय सुनाने के पश्चात या आदेश सुनाने के पश्चात उस निर्णय या आदेश में परिवर्तन कर सकता है, तब 362 लागू नहीं होगी और न्यायालय अपने ही आदेश और निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। मैंने अभिव्यक्त लिखा हो। दूसरा ये कहा गया है, देखिए आपका इस संहिता मतलब सीआरपीसी। दूसरा शब्द देखिए, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो। यानी कि अन्य कोई कानून है और जो वर्तमान समय में लागू है, और उस कानून में अगर स्पष्ट रूप से ये लिखा हो कि क्रिमिनल कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, तो वहाँ भी परिवर्तन हो सकता है और 362 में जो रोक है वह रोक मान्य नहीं होगी।
अभी 2 शब्द हम उठाए, इसकी व्याख्या भी करनी है, नहीं कि समाप्त हो गया। आपका सीआरपीसी में जितने उदाहरण हैं एक जगह हमें एकत्र करने हैं और दूसरा कहाँ करना है जो अन्य विधियों में है, अभी हम एकत्र करवाएंगे। पहले पूरा बैरक तोड़ लिया जाए। देखिए आगे, उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश, सतर्क रहना है, अपने निर्णय, निर्णय यानी कि जजमेंट या फैसला या अंतिम आदेश, एक शब्द आप भले भूल गए हो लेकिन अंतिम आदेश पर, अंतिम आदेश दिए जाने के बाद परिवर्तन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदेश इंटरिम था, अंतरिम था, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, या अगर आदेश इंट्रालोकोटरी था, इंट्रालोकोटरी मतलब अंतर्वर्ती था, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि किस आदेश में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है, फाइनल, इंटरिम नहीं, और अंतर्वर्ती आदेश पर नहीं। आपका बिहार में पूछा भी गया था इसी बार, इंट्रालोकोटरी आर्डर, उसकी न तो अपील होगी, न पुनरीक्षण होगा, और कुछ नहीं होगा, लेकिन रिव्यू होगा। अभी हम बताएंगे। इसका पहले शब्दशः तोड़ लिया जाए भाई, पहले एकाएक शब्दों को अलग कर लिया जाए। देखिए आगे, अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि एक और बात आई, मैं बताया था कि अंतिम निर्णय या अंतिम आदेश पर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने क्या कर दिया है, हस्ताक्षर। अगर हस्ताक्षर कर दिया है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब लिपकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय या अंतिम आदेश पर अगर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिया है, उसके बाद उस निर्णय या अंतिम आदेश में कोई चेंजिंग अब वह नहीं कर सकता, न ही उस निर्णय या अंतिम आदेश पर पुनर्विचार ही कर सकता है, लेकिन 2 गलतियों को सुधार सकता है। कौन कौन सी गलतियां इसमें दी गई हैं? आपका लिपकीय और गणितीय। कौन कौन? क्लर्कियल और मैथमेटिकल, यानी कि टाइप करने में गलती हो गई कहीं, उसको सुधारा जा सकता है। नाम गलत हो गया तो हाई कोर्ट में भी होता है भाई, अगर टाइप करने में गलती हो गई तो एप्लीकेशन देकर उसको क्या किया जाता है, सुधरवाया जाता है। अब आपका पूरी तरह अब एक एक करके चला जाए, पहले नियम से शुरू किया जाए, अपवाद लास्ट में पढ़ा जाता है, पहले कहाँ से आपका शुरू करना है, नियम से। एक और लिख लिया जाए भाई, आपका गणितीय त्रुटि, और एक लिख लिया जाए आपका, कह सकते हैं कि लिपकीय, क्लर्कियल, यानी कि टाइप करने में गलती हो गई, या आपका जैसे समय की गणना में गलती हो गई, ये गलतियां क्या की जा सकती हैं, सुधारी जा सकती हैं। अब आइए यहाँ से शुरू किया जाए। जब एक बार कोई क्रिमिनल कोर्ट निर्णय दे देता है या अंतिम आदेश दे देता है, तो सामान्य नियम यही है कि जब एक बार निर्णय और अंतिम आदेश पर वह साइन कर दिया है, तो सामान्य नियम ये है कि उस निर्णय या अंतिम आदेश में अब वह न्यायालय न तो कोई परिवर्तन कर सकता है और न ही उस निर्णय या अंतिम आदेश में कोई न तो उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि न तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, ये रोका गया है। लेकिन पहले तो हम आपका अंतिम आदेश पर आते हैं। यही बेयर की खासियत है, कई शब्दों को जो आपका गलत हो जा रहा है। अंतिम आदेश बेयर एक्ट में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंट्रालोकोटरी आर्डर है, इंट्रालोकोटरी यानी कि मध्यवर्ती आदेश हैं,
वादकालीन आदेश हैं, हिंदी में अंतर्वर्ती आदेश हैं, सब एक ही हैं। मध्यवर्ती, वादकालीन, अंतर्वर्ती आदेश, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंट्रालोकोटरी आर्डर। अब इंट्रालोकोटरी आर्डर होता क्या है, अब एक लाइन यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए, जब कोई मुकदमा चलता है तो मुकदमे को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायालय को तमाम बीच में आदेश देने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई अभियुक्त है, उसके पास से कोई माल बरामद हुआ, वह माल ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, 5 दिन में खराब हो जाएगा, तो न्यायालय एक वादकालीन आदेश जारी करता है कि इस माल को नीलामी द्वारा बेचवा दिया जाए, पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जाए, और जब मैं लास्ट में फैसला दूंगा उस हिसाब से पैसा का लेन देन होगा। तो भाई क्यों ये आदेश दिया गया बिकवाने का, ताकि मुकदमा सही ढंग से चले कि न चले, चले। ऐसे ही आदेशों को हम क्या कहते हैं, एक लाइन में, इंट्रालोकोटरी आर्डर। अब बिहार एपीओ का जे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आदेश का, याद रखिएगा, इंट्रालोकोटरी आदेश में का अपील नहीं हो सकती, इसका रिवीजन भी नहीं हो सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, क्योंकि ये अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, अतः इसके विपरीत जो अंतरिम आदेश होते हैं उनका पुनर्विलोकन हो सकता है। तो नया क्वेश्चन बिल्कुल मैं निकाल रहा हूँ। अब तक क्वेश्चन बना था कि अंतर्वर्ती आदेश का क्या उपचार है, तो आपका दिया था अपील फिर पुनरीक्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं, बिहार में ही आया था इस बार, तो आप मारे हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो अपील होगी न पुनरीक्षण होगा। लेकिन अगर उसी में एक दे देता कि पुनर्विलोकन हो सकता है, तो अंतर्वर्ती आदेश का पुनर्विलोकन हो सकता है, क्योंकि किस आदेश के पुनर्विलोकन पर कानून रोक लगाता है, अंतिम, न कि अंतर्वर्ती। तो पहला टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ मिला। दूसरा देखिए, यहाँ इकबाल इस्माइल सोडावाल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि निर्णय पर हस्ताक्षर महत्वपूर्ण या सार नहीं, निर्णय सुनाना सार होता है, निर्णय पर साइन करना नहीं। और मैं बताया था कि अगर किसी न्यायाधीश ने निर्णय पर साइन किया लेकिन अभी सुनाया नहीं है, तो उस निर्णय में वह चेंजिंग कर सकता है। देखिए, 2 पॉइंट हम बनाएंगे। अगर किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया, निर्णय पर साइन कर दिया, लेकिन अभी सुनाया नहीं है, तो क्या वह उस निर्णय में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ इस चैप्टर के शुरुआती दौर से कि निर्णय पर साइन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि निर्णय क्या है, सुनाना। अब इसके उल्टा, यदि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट निर्णय सुना दिया लेकिन साइन नहीं किया है, तब उस निर्णय में अब कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इकबाल इस्माइल सोडवाल के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट बता दिया कि निर्णय पर साइन करना केवल प्रक्रियात्मक पक्ष है और उसका मुख्य पक्ष क्या है, निर्णय सुनाना। तो आपका यूपीएपीओ का तुरंत क्वेश्चन बनाया जाए कि एक न्यायाधीश निर्णय को सुना दिया, निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो यह अनियमितता निर्णय को दूषित करेगी, निर्णय को दूषित नहीं करेगी, यह निर्णय अवैध होगा, इनमें से कोई नहीं, तो यह अनियमितता क्षम्य है और निर्णय पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। ये यूपीएपीओ में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। इसी पर और एक क्वेश्चन बताया जाए जो उत्तराखंड में बना पिछली बार, निर्णय लिख दिया, लिखने के बाद सुनाया ही नहीं या मर गया। तो लिखा है लेकिन मर गया, तो सुनाया हुआ तो नहीं माना जाएगा।
तो क्या माना जाएगा? तो कहीं भी अरेस्ट में नहीं है, न केस है, तो आपका आयोग ने माना कि न्यायाधीश की एक राय मानी जाएगी, यानी कि न्यायाधीश की एक क्या माना जाएगा? केवल विचार, और आगे नहीं कुछ। यानी कि लिख दिया था लेकिन सुनाया नहीं था, तब तक मर गया या रिटायर हो गया, तो वह निर्णय क्या माना जाएगा? सुना दिया कि नहीं सुनाया? नहीं सुनाया, तो वह उस न्यायाधीश की क्या मानी जाएगी? केवल ओपिनियन या विचार या राय। भाई ये उत्तराखंड में अभी बना था नया मॉडल। अब फिर बैक कोई आपका निर्णय आ गया, अंतिम आदेश हस्ताक्षर। अब यहाँ देखा जाए, अगर एक बार निर्णय या अंतिम आदेश पर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने मैंने उसको सुना दिया और साइन कर दिया, तो सामान्यतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही उस पर पुनर्विचार वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश करेगा। लेकिन इसका अपवाद है, और अपवाद ही आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर इसका कहीं स्पष्ट अपवाद कहाँ दिया गया हो, सीआरपीसी, या कहाँ दिया गया हो अन्य विधियों, तो पहले ये अपवाद दोनों निकाल लिया जाए। अपवाद पहले, अगर कोई मैथमेटिकल डिफेक्ट हो गया है आपका निर्णय सुनाते समय या टाइप करते समय, तो उसको सुधारा जा सकता है। और अगर आपका यानी कि कैलकुलेशन में या दंड दिया था 3 वर्ष और टाइप वाले ने लिख दिया था 4 वर्ष, तो भाई सुधारा जा सकता है, क्योंकि सुनाया कितना था? 3 साल, और टाइप में गलती से कितना लिख दिया गया? 4 साल, तो इसको सुधारा जा सकता है। या वहीं कोई लिपकीय त्रुटि, यानी कि आपका टाइप करने वाला टाइप कर रहा था और उसमें कुछ क्या हो गई थी, जो निर्णय सुनाया गया था उससे भिन्न निर्णय लिख दिया, नाम ही गलत लिख दिया गया था इत्यादि, तो वह जो क्लर्कियल मिस्टेक है उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं? बाद में भी सुधारा जा सकता है। अब ये दो निकल गया। अब आइए अन्य कानून। अन्य कानून में देखा जाए, अगर सीआरपीसी के अलावा अन्य कोई कानून हो जो इस बात को स्पष्ट रूप से बताता हो कि न्यायालय निर्णय सुनाने या अंतिम आदेश सुनाने के बाद भी उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, तो सीआरपीसी की धारा 362 अप्लाई नहीं होगी, यानी कि लागू नहीं होगी और निर्णय में चेंजिंग किया जा सकता है। इसका उत्तम उदाहरण मिलता है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 4 में, यानी कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 4 ये बताती है कि न्यायालय यदि कंटेम्प्ट के लिए सजा दिया है तो उस सजा में परिवर्तन कर सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा को निरस्त भी कर सकता है। एक उदाहरण देखा जाए, जज हाई कोर्ट थे कर्णन, और उन्होंने अवमानना की सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जेल भेजा, अंत में वे माफ़ी मांग लिए, तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय पलट दिया और सजा को रद्द कर दिया, यानी कि अपने ही निर्णय को क्या किया? पलट दिया। तो आपका कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण इसमें मिला? तो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का कौन सा सेक्शन हम बता रहे हैं? 4। माने अवमानना की सजा बदली जा सकती है कि नहीं? बदली जा सकती है। अभी सीआरपीसी में हम इसको जोड़ेंगे। 348 माफी मांगने पर क्या किया जाएगा? उन्मोचन। ये भी आपका निपट गया। अब आपका जो लास्ट एक्सेप्शन बचा है वह किस में बचा है? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां की क्रिमिनल न्यायालय निर्णय सुनाने के बाद या अंतिम आदेश देने के बाद उसमें चेंजिंग कर सकता है। अब कहाँ कहाँ है तो एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले
127 हम बताते हैं। सेक्शन याद रखिएगा, लिखवा देंगे हम कौन कौन सेक्शन है। 120, अगर भरण पोषण का आदेश क्रिमिनल न्यायालय ने दिया है और स्थितियों में बाद में परिवर्तन होता है तो धारा सीआरपीसी 127 बताती है कि उस मेंटेनेंस के आर्डर में परिवर्तन किया जा सकता है, या तो रकम बढ़ाई जा सकती है या की जा सकती है घटाई, या पूरी तरह क्या की जा सकती है समाप्त। स्थितियों में परिवर्तन होने पर, यानी कि पत्नी सक्षम हो गई तो सीआरपीसी में पत्नी अक्षम हो तब मिलेगा, और नौकरी पा गई तो पति कह सकता है कि जो आदेश दिए थे मेंटेनेंस का, उस आदेश को अब आप क्या करिए, रद्द करिए, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके उसे समाप्त करिए। तो कौन सी धारा सीआरपीसी की? 127। आइए 348 हम अभी बताए भी थे। अगर आपराधिक न्यायालय ने अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को सजा दी है और वह व्यक्ति न्यायालय से माफ़ी मांग लेता है तो न्यायालय माफ़ी दे सकता है और अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है और सजा को क्या कर सकता है, रद्द। याद रखिए, सजा को रद्द करके अपने निर्णय में क्या कर सकता है, परिवर्तन। तो किस धारा के तहत? तो आपका जवाब रहेगा 348। अगली धारा देखिए आपका 446 446, यानी कि जो अगला सेक्शन आपको पढ़ना है वह आपका पढ़ना है सेक्शन 446 पढ़ना है। अगर जमानतदार था, रकम अवधारित की गई कि 20,000 जमानतदार 20,000 जमा करिए, आपका जमानतदार था और अभियुक्त फरार हो गया तो जमानतदार से 20,000 वसूलना है तो न्यायालय चाहे तो वसूली करते समय इस रकम में परिवर्तन कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकता है कि 20,000 को क्या कर सकता है, कम। यानी कि प्रतिभुओं द्वारा जो दी जाती है सिक्योरिटी, उसमें 446 के तहत क्या की जा सकती है, कमी। इस प्रकार सीआरपीसी में आपका बताया गया। और अब लास्ट आइए, लास्ट आपको सेक्शन को रिलेट करना है और 482 से। देखिए 482 भाई, सीआरपीसी की धारा 482 बताती है कि जो क्रिमिनल कोर्ट, जो उच्च न्यायालय होगा, वह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, घोर अन्याय को रोकने के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता कि जो सीआरपीसी में जिस बात के बारे में स्पष्ट या क्लियर कट उल्लेख है उसके विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। विपरीत नहीं, यानी कि जो सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है उन बातों के विपरीत जाकर हाई कोर्ट को भी पावर नहीं है कि वह निर्णय सुना सके। तो अब समस्या आई कि भाई 362 में तो ये लिखा गया है कि आपराधिक न्यायालय अपने निर्णय का क्या नहीं कर सकते, पुनर्विलोकन और उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या इस नियम का इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके हाई कोर्ट इस धारा का उल्लंघन करके आपराधिक मामलों में अपने द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं, या पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद था। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला गया और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बताया कि न तो लोअर कोर्ट और न ही हाई कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की कौन सी धारा उनको रोकती है, 362। हाई कोर्ट भी नहीं चेंज कर सकता। अब जाइए अपील में सुप्रीम कोर्ट,
यानी कि अगर हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मामलों में निर्णय सुना दिया तो वह न्यायाधीश उस निर्णय को पलटने की क्षमता नहीं रखता। सिविल मामलों में पलट सकता है लेकिन किस में नहीं पलट सकता, 482 के भी तहत नहीं। ये जो केस हैं उड़ीसा राज्य वर्सेज रामचंद्र अग्रवाल का, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उड़ीसा राज्य वर्सेज रामचंद्र अग्रवाल। देखिए आगे भाई, इस प्रकार काफी देखिए कठिन था जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। आपका अध्याय 28 अब आ जाए। अध्याय 28 देखिए भाई, अध्याय ये शुरू समाप्त हो गया, 365 बताया जा चुका है। अध्याय 28 यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। अध्याय 28 में है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी कि कन्फर्मेशन के लिए या पुष्टि के लिए जो डेथ सेंटेंस दिए गए हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तो किसके समक्ष प्रेजेंट किया जाएगा, इस बारे में प्रावधान 366 से लेकर 371 है ना, 371 तक दिया गया है। यानी कि धारा 366 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 371। अब मृत्युदंड के बारे में 5 मिनट एक्स्ट्रा समझिए और तब आपका सेक्शन बताया जाए। इस सेक्शन में कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण है, इसमें 3-4 नियम भी मिलेंगे और आपको सतर्क भी रहना है। आइए, अब भारत में मृत्युदंड दिया जाना वैध होगा कि अवैध होगा, यानी कि संवैधानिक होगा कि असंवैधानिक होगा। तो जगमोहन सिंह का केस आया और भी केस आए, जगमोहन सिंह का केस आया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में डेथ सेंटेंस देना, मृत्युदंड देना आर्टिकल 21 के तहत मान्य है, क्योंकि ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। तो मृत्युदंड दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। और कौन आर्टिकल हमारा कहता है, 21, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं, कानूनी तौर पे। और भारत ने कानूनी तौर पर चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, आपका मनमाने तरीके से फांसी पर नहीं लटकाया। जैसे कि निर्भया कांड में जितने दोषी थे, भले 7-8 साल लग गया, लेकिन मनमाने तरीके से 2 दिन में फांसी पर नहीं लटका दिया गया। पूरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या किया गया, पालन। भले 7-8 साल लगा हो, लेकिन पूरा क्या किया गया। कसाब का मामला था तो कई लोग आपत्ति किए कि क्या इतना 7 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करने की आवश्यकता है, उसी समय गोली मार देनी चाहिए। तो ये नहीं कि मनमाना लटका दिया गया, पूरा मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, राष्ट्रपति के पास क्षमादान लगाई गई। जब सब कुछ निकल गया तब जाकर फांसी पर चढ़ाया गया। यानी कि आपका कानून का क्या करिए, पालन। ये अफगानिस्तान नहीं है कि बिना कानून के लटका दिया जाए मारकर। भाई अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, याद रखिएगा। अब आइए, मृत्युदंड कौन दे सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। यानी कि भारत में कौन न्यायालय सक्षम है जो मृत्युदंड दे सकता है, इस बिंदु पर पहले विचार करना है। उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय है। अतः उच्चतम न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, मृत्युदंड भी दे सकता है। और अगर मृत्युदंड देता है तो इस दंड की पुष्टि कहीं होनी आवश्यक नहीं है, यानी कि इसका समर्थन होना या कन्फर्मेशन होना आवश्यक नहीं है। और फांसी पर लटकाया जा सकता है उसके बाद,
कोई दिक्कत नहीं है। वो अभियुक्त को अधिकार है कि उसके बाद राज्यपाल के पास जाए, राष्ट्रपति के पास जाए। नहीं जाता तो फांसी पर क्या किया जाएगा, लटकाया जाएगा। और चला जाता है तो जब तक राष्ट्रपति दया याचिका खारिज नहीं करते तब तक फांसी क्या रहेगी, रुक नहीं जाता तो लटकाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर मृत्युदंड देता है तो कहाँ पुष्टि होनी चाहिए, कहीं पुष्टि या कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। अगर हाई कोर्ट भी देखिए, उच्च न्यायालय भी किस विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। अगर वह मृत्युदंड देता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि या कन्फर्मेशन आवश्यक नहीं है। अगर अपील का समय रहते अभियुक्त अपराधी ने अपील नहीं किया तो मृत्युदंड पर माने उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। याद रखिए, अपील रहते अपील कर दे, नहीं तो फांसी पर क्या किया जा सकता है, 3 माह बाद लटकाया जा सकता है। वैसे सरकार के अधिवक्ता जाएंगे और कहेंगे कि आपको अधिकार है, आप कहिए तो आप जेल में हैं, हम आपकी ओर से क्या करेंगे, अपील। और निर्भया कांड में अभियुक्त जेल में थे और एपी सिंह और तमाम वकील उनकी ओर से क्या करते थे, अपील। याद रखिए, आप कहें कि हाई कोर्ट अगर मृत्युदंड देता है तब कहीं भी कन्फर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म करे कि हाई कोर्ट का निर्णय सही है, ये जरूरी नहीं है, अभियुक्त अपील कर सकता है। अब आइए अगला, जो कोर्ट ऑफ सेशन, जो इसके अधीनस्थ न्यायालय आ जाए, ये तो हायर कोर्ट कहे जाते हैं। अब ये यहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट शुरू होगा, निचले न्यायालय। कोर्ट ऑफ सेशन भी या हाई कोर्ट भी आपका मृत्युदंड दे सकता है और सेक्शन सीआरपीसी के 28 में प्रावधान है। लेकिन अगर सत्र न्यायालय मृत्युदंड देता है तो इसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा होना आवश्यक है, अर्थात अपराधी को तभी फांसी पर चढ़ाया जाएगा जब हाई कोर्ट उस मृत्युदंडादेश को पुष्ट कर दे, कन्फर्मेशन कर दे, ओके कर दे। तो कौन निचला, अगला है अपर सत्र न्यायालय। कौन, एडिशनल या अपर या अतिरिक्त। एडिशनल, असिस्टेंट ना मार दीजिएगा, असिस्टेंट माने सहायक होता है, असिस्टेंट को पावर नहीं है। एडिशनल हम बता रहे हैं, एडिशनल माने हिंदी में क्या, अपर, इसको अतिरिक्त भी कहते हैं। जैसे आपका डीएम एडीएम आप लोग कहते हैं, तो डीएम हो गए ऊपर और एडिशनल डीएम हो गए नीचे, एडीएम। वैसे ही अपर सत्र न्यायालय के बराबर दंड देने का पावर रखता है। तो अगर अपर सत्र न्यायालय ने कौन सा दंड दिया है, मृत्युदंड, तो इसका भी कन्फर्मेशन कहाँ होना चाहिए, हाई कोर्ट। यानी कि जब तक हाई कोर्ट उस मृत्युदंड को ओके या पुष्ट न कर दे तब तक अपराधी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। तो किसके द्वारा मृत्युदंड देने पर पुष्टि की आवश्यकता है और किसके द्वारा नहीं है, अब बंटवारा कर लीजिए। बताइए, सुप्रीम कोर्ट देता है तो है कि नहीं पुष्टि की आवश्यकता, नहीं है। हाई कोर्ट देता है तो नहीं है, हाई कोर्ट देता है तो नहीं है। कौन कोर्ट देगा तो पुष्टि की आवश्यकता है, सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय। 4 ही कोर्ट हैं भारत में जो फांसी की सजा सुना सकते हैं। अब आइए, तो कन्फर्मेशन के लिए भेजवाइए और इत्यादि करिए। तो कन्फर्मेशन के लिए जो भेजवाने का क्रम है वही अध्याय हम कौन अब शुरू कर रहे हैं, 28। देखिए, पहले धारा को कवर करना है भाई, 366, 300 धारा से ज़्यादा आता है, 368, 369, 370, 371 रट कर जाइएगा सेक्शन, एक बार रटवा दें तब हम बेहरक बताएं। 366, सत्र न्यायालय जब मृत्युदंड देता है तो उच्च न्यायालय को कन्फर्मेशन के लिए, ओके के लिए, पुष्टि के लिए भेजेगा।
तो किस धारा के तहत कोर्ट ऑफ सेशन भेजता है? तो कौन सी धारा के तहत? 366। धारा याद करिए। उच्च न्यायालय चाहे तो अगर उसे लगता है कि और साक्ष्य की आवश्यकता है तो या तो वह स्वयं साक्ष्य ले सकता है एक्स्ट्रा, या कोर्ट ऑफ सेशन को कह सकता है कि आप एक्स्ट्रा इस मामले में बयान लीजिए, साक्ष्य लीजिए और हमें भेजिए। तो अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना किस धारा में? 367। अब अतिरिक्त साक्ष्य ले लिया गया तो खंडन या मंडन, यानी कि या तो पुष्टि किया जाएगा यानी कि समर्थन किया जाएगा, या खंडन किया जाएगा। तो उच्च न्यायालय किस धारा के तहत पुष्टि करता है? तो 362। किस धारा के तहत खंडन भी कर सकता है? 362 खूब पूछा जाता है। किस धारा के तहत? 368। अब कम से कम अगर हाई कोर्ट में एक से अधिक जज हैं तो जो पुष्टि या खंडन या इत्यादि किया जाएगा वह कम से कम कितने जजों द्वारा? 2 जजों द्वारा। भाई फांसी पर लटकाना है तो कम से कम कितने जज? एक नहीं, अगर एक से अधिक जज हैं उस हाई कोर्ट में तो पुष्टि या खंड पुष्टि कम से कम कितने जजों द्वारा? 2 जजों द्वारा। कौन सी धारा? 369। अब दोनों में मतभेद हो गया तब क्या होगा? यानी कि आपका एक मतभेद कराया जाए, आर वर्सेज गोविंदा का केस बहुत महत्वपूर्ण है, लोग जानते भी हैं। देखिए, आर वर्सेज गोविंदा के केस में आपका पहले विभेद कराइए और उसके बाद आपका इसी में रेफरी का सिद्धांत समाहित है, वो भी आपको पढ़ना है। किसका सिद्धांत? रेफरी का। देखिए, आर बनाम गोविंदा के केस में एक पति था, अपनी पत्नी को धराशायी किया और उसके सिर पर 2-3 मुक्के का वार किया, घूंसे का। तत्पश्चात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी दशा में उस पर मुकदमा चलता है। कोर्ट ऑफ सेशन उसे हत्या के लिए दंड देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील होती है। 2 जज सुनवाई करते हैं, एक हरिदास और दूसरा कैंपबेल। 2 जज कौन कौन? हरिदास और कैंपबेल था। एक जज कह रहा है कि नहीं, ये 302 में मामला जाएगा हत्या में। एक जज कह रहा है कि नहीं, ये 304 में जाएगा, यानी कि हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव। तो दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक रेफरी या निर्णायक को दे देंगे और वह निर्णायक तीसरा हो जाएगा। वह निर्णायक कौन था? मेलविज, कहीं कहीं ज लिखा है, मेलविज था। और मेलविज ने ये कहा कि ये मामला 304 में आएगा, 302 में नहीं। और पॉसिबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी के आधार पर इस मामले में अंतर बताया गया। यानी कि ये मेलविज ने बताया कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क पर 3-4 घुस्सा मारा जाए तो इस बात की संभावना तो है कि वह मर जाएगा, लेकिन पूरी संभावना नहीं है। तो अगर संभावना थोड़ा कम है तो 304 और संभावना पूरी है तो 302। तो इसमें आपका अब ये जो मैं बताया नियम, जब दोनों जजों में विवाद उत्पन्न हो गया तो ऐसी दशा में कौन सी धारा अप्लाई करेगी? 370। और रेफरी का सिद्धांत किस में है? 370। आर बनाम गोविंदा के केस में रेफरी किसको बनाया गया? मेलविज को। बहुत आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ये पढ़ना है आर बनाम गोविंदा। और जब चाहे हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाए, हाई कोर्ट की प्रमाणित कापी कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दी जाएगी। तो कागज पत्तर कोर्ट ऑफ सेशन को भेजिए, निर्णय का पुष्टि खंडन जो भी आप किए हैं तो कौन सी धारा में? 371। तो आपका ये सेक्शन भाई याद करना पड़ेगा। अभी एक सामान्य बात बताई गई, कोई डिटेल में नहीं बताया गया।
वैसे 99% चांस है कि प्री में इतने में आ जाएगा, लेकिन 1% के लिए आपका डिटेल में थोड़ा बताया जाएगा। तो चूंकि आज लेट भी हो गया है कुछ कारणों से, तो ऐसी दशा में अब आईपीसी चलेगी 15 मिनट बाद। कल सीआरपीसी भाई और आईपीसी लिखवाया जाएगा, बता दिया जाए शनिवार है। सीआरपीसी में 10 से 15 मिनट ये केवल हम खत्म कर देंगे। कौन सी धाराएं? 366 से लेकर 371, 6 धाराएं। 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, एक सामान्य बात हो गई है। तो 15 मिनट बाद आपका आईपीसी की क्लास चलेगी। आपराधिक दुर्विनियोग चल रहा था, इसके बाद न्यास भंग। तो 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए भाई। तब ये कॉपी सीआरपीसी की नई बना लीजिए, नया नोट्स बनवा देता हूँ, अलग अलग समय भी है, प्री का अलग और मेंस का अलग। कल प्री के लिए लिखवाया जाएगा अभी, फिर अगले हफ्ते देखेंगे तो 2 दिन कर देंगे लिखवाने का कार्यक्रम, ताकि 2 दिन में जो मेंस के इधर 2 या 3 क्वेश्चन निकले उसको भी साथ लिखवाया जाए।